नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, उसको हम लोग देखते हैं, जिसका टाइटल है आरंभिक नगर। सो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और आरंभिक नगर सुन के हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सो पहला है सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद योजनाबद्ध शहर देखेंगे। योजनाबद्ध शहर मतलब वो कौन कौन सी योजनाएं बनाते थे, वो वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था कि नहीं, वहाँ पर इलेक्शन के लिए वोटिंग होता था या नहीं, वहाँ पर जो ड्रेन आउटलेट थी वो प्रॉपर थी कि नहीं, नहरें थी कि नहीं, लोग खेती बाड़ी करते थे कि नहीं, उनका व्यवसाय क्या था, वो अपना परिवार कैसे चलाते थे, ये सब हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट है लोगों का जीवन में हम लोग देखेंगे वो लोग खेती करते थे कि नहीं, या खेती करते थे तो कौन कौन से जानवर रखते थे, उनके जो हॉबीज क्या क्या थी, और वो खाने में क्या क्या खाते थे, प्लस वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, ये सब हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले मिली थी। लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा सभ्यता मिली, बट उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उन्हें ऐसे लगा कि ये कोई ऐसा ईंट पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो जो पत्थर है पत्थर को हटा हटा के फेंक रहे थे। और उसके बाद उन लोगों ने रेलवे लाइन जो बिछाने का काम था उन्होंने पूरा किया। उसके बाद में 80 साल के बाद कुछ पुरातत्वी थे जैसे जॉन मार्शल हो गए, उनकी अगुवाई में एक टीम वहाँ पर विजिट की। उसके बाद उनको मालूम पड़ा हाँ कि ये हड़प्पा नाम का शहर है। और हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, ये एक नदी थी, नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था। तो नदी के किनारे बसे हुए शहर के कारण जो नदी थी उसका नाम था हड़प्पा। सो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था हड़प्पा, सो इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा, या इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा जो है आज के पाकिस्तान में है। इस पुरातत्व की खोज संयोग से हुई थी। अभी जो इससे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वहाँ पर रेल बिछाने का काम हो रहा था, तो यहाँ पर रेलवे बिछाने का काम हो रहा था, तो उन्हें ये खंडहर मिला था। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में ऐसा लगा कि यह किसी साधारण शहर का खंडहर होगा, उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए वहां से ईंटें हटाकर उन लोगों ने रेल का निर्माण कर दिया। आज से लगभग 80 साल पहले पुरातत्व को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि प्राचीन शहर था। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर था। हड़प्पा का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपर एक नीचे। ऊंचे भाग का नाम दुर्ग कहते थे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे एक ऊपर प्लेस है तो यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता था लोगों को कि यहाँ पर जैसे कुछ खास लोग रहते थे, इसलिए उसे
नगर दुर्ग कहते थे। और नगर दुर्ग, नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था, इसलिए इसे निचला भाग कहते थे। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब था। यहाँ पर एक, जैसे नीचे है तो वो यहाँ पे एक तालाब था, और जो तालाब था नगर दुर्ग में एक बड़ा सा तालाब था। पुरातत्वविद ने इसे महान नगर महान स्नानागार का महान स्नानागार की उपाधि दी है। इसका निर्माण, ऐसा अनुमान है कि इसका निर्माण जो था वो पक्के ईंटों से बना हुआ था। महान स्नानागार की दीवारें और फर्श पर चारकोल की परतें चढ़ाई हुई थी ताकि इसमें से पानी जो लीक होता है, पानी ना लीक हो। इनमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये स्नानागार है, तो यहाँ से भी सीढ़ी थी और यहाँ से भी सीढ़ी थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में। अभी जो हमने अपर सी टाइडल और लोअर सी टाइडल देखा था, वहां पर घर और अन्य इमारतें पक्के ईंटों से बनी हुई थी। जो भी इनके घर थे वो सब पक्के ईंटों से बने हुए थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल थे। मान लीजिए यहाँ पर जैसे आज के ज़माने में जो इंजीनियर्स या जो आर्किटेक्ट हैं घर बनाते हैं, ऐसा लगता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है, बट उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, बट फिर भी वो लोग अच्छी तरह से घर बनाते थे। ईंटों को ईंट लॉक पैटर्न से जोड़ा जाता था। इसमें इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। जैसे ईंट लॉक है, ये यहाँ से लॉक, यहाँ इसमें मसाला वसाला भर देते थे तो ये लॉक हो जाते थे ईंटें, इसलिए जो घर बनते थे वो बहुत ही मजबूत बनते थे। सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, जैसे 90 डिग्री पर जो रोड से वहाँ पर कट करते थे। हर घर के किनारे, हर घर से निकलने वाली नाली सड़क के नाली से मिल जाती थी। जैसे यहाँ पर एक घर है, दो घर, तीन घर है, बहुत सारी घर हैं, और यहाँ पे जो इनका ड्रेनेज आउटलेट है, जैसे इस घर का भी, इस घर का भी, और यहाँ से रोड जा रहा है, तो इन सब का जो आउटलेट था, यहाँ जो मेन कॉमन जो आउटलेट था उनमें जाके मिल जाता था। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका हुआ होता था। जैसे ये रास्ता है, यहाँ पर पत्थर रख दिया जाता था यहाँ पर, जिससे बदबू ना फैले। थोड़े थोड़े अंतराल में इनमें मेन होल बने होते थे ताकि साफ सफाई का काम भी हो। अब जैसे यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ होल बनाए जाते हैं, जैसे आजकल के रोडों पे बनाए जाते हैं, बट उस पर एक ऐसा सीमेंट का एक ढक्कन रख देते हैं, जो जिससे कि अगर चौकअप हो जाता है तो ये ढक्कन खोल के और ये ढक्कन खोल के यहाँ से एक जो सरिया टाइप का होता है या रॉड होता है उसमें डाल के उसको साफ कर सके। उस टाइम पे भी ये लोग इतने विकसित थे या इनकी टेक्नोलॉजी उतनी थी। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिला भी होते थे। इसमें से उस जमाने में वास्तुकला का पता चलता है।
एक घर में अक्सर एक रसोई और एक स्नानागार और एक बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुविधा सुचारू रूप के लिए अधिकतर घरों में कुआं होता था। जैसे अब यहाँ पर उस जमाने में अक्सर लोगों के घरों में कुआं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए जाते थे। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग अनाज का उत्पादन अवश्य करते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था, ऐसा अनुमान है। बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते थे। गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती था, लेकिन शहर के कई लोगों को पेशे में शामिल रहते थे। अब हम लोग देखते हैं उनके जो शिल्प, उनका क्या काम करते थे वो लोग। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा, कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। इस नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। इस शासक नगर की खास इमारतें बनाने के योजना में जुटे रहते थे। उस जमाने के लोग तांबे और कांसे और से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक हैं। उस टाइम पर लोग खिलौना भी बनाते थे, मिट्टी का खिलौना भी बनाते थे। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में गाड़ी के खिलौनों को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। या आप जैसे जिस तरह से अभी गांव में जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी टाइप का ही एक खिलौना मिला है। ऐसा लगता है कि जो खिलौना था उसे बैलों या किसी जो जानवर है उसे खींचा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगर की दक्षता का इससे जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके जो कारीगरी थी उसके बारे में पता चलता है कि वो कितने अपने काम में एक्सपर्ट थे। यहाँ पर लोग कपास के धागे भी बनाते थे। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान के अनमोल से आता था। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे तांबा राजस्थान के ओमन से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। अब जैसे यहाँ पर तांबा बताया भी आपको। टिन ये ईरान और अफगानिस्तान से मिलते हैं। सोना जो हमारा प्रेजेंट डे है कर्नाटक से मिलता था। अब हम लोग देखते हैं वो भोजन के लिए क्या क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के गांव में गेहूं, दलहन, मटर, चावल, तिल आदि की चीजें की खेती होती थी। झुलसे हुए अनाज के अवशेष भी मिले हुए हैं। जैसे अगर ऐसा लगता है कि आग लग गई होगी, या जैसे पुराने ज़माने में चूल होती थी तो चूल में लोग उसको जलाते थे, तो वो झुलसे हुए अवशेष मिले हैं। हल्की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है। ये इससे प्रतीत होता है कि वो लोग खेती भी करते थे। बड़े भंडार गृह और बड़े बर्तन से
बड़े भंडारगृह और बड़े बर्तन से यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में था। पुरास्थलों से कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी और सूअर भी पाला करते थे और शिकार भी किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र नहीं होगा। हो सकता है कि वो लोग अपने आप में एक ऐसा एग्रीमेंट किए हों कि हाँ, कोई भी मतलब सब लोग मिलजुल के रहेंगे। यह कच्छ के इलाके में, अब धौलावीरा के बारे में देखते हैं। यह कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे बसा था। यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभाजित था और इससे पहले हड़प्पा 2 भागों में विभाजित था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े दरवाजे बनाए गए थे। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर खुदे अभिलेख मिले हुए हैं। अब हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नामक नगर बसा हुआ था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई हुई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मकान बने और बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी कुछ लिपियां हैं, बट लिपियां हैं जरूर, बट आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। पत्थरों पर लिपि के कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे यहाँ पर एक पत्थर है, पत्थर पर एक मछली टाइप की आकृति बहुत ज़्यादा दिखी है या लिखा हुआ है, बट इसको आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग लेखन लिखते थे, बट आज के ज़माने में हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं कि वो लोग क्या लिखते थे। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कें और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि यह सारा तंत्र खराब हो चुका है। बाद के समय की खुदाई से दूर के स्थानों के सामानों का अवशेष भी मिलता है। घरों की दशा भी खराब हो चुकी है। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए हैं। इतिहासकार अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण समझ नहीं पाए हैं, बट कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर नदियां सूख गई होंगी। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह आना जाना पड़ गया होगा। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोग गए होंगे। और कुछ लोगों का और इसमें विचार है कि उस टाइम पे चिमनियाँ बहुत थी, मतलब ईंटें बनाने का काम बहुत होता था, तो इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ा, पर्यावरण में चेंज हुआ और इसकी वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। या इसके वजह से एक और हुआ, जो चिमनी थी, चिमनी को जलाने के लिए लोगों को लकड़ियों की जरूरत थी, तो लोगों ने लकड़ियां काटा। इसके वजह से उनको खाने पीने की जो भी चीज़ें थी वो पर्याप्त नहीं हो पाई होंगी। इसके वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। और लोगों का मानना है कि वनस्पति कम हो गई होंगी, इसके कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशी और भेड़ियों द्वारा
अत्यधिक चराई के कारण वनस्पतियों का नुकसान हो गया होगा, इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकारा नहीं जा सकता है, इसलिए आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में देखेंगे, जिसका टाइटल है किताबें और कब्रें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।